आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज का टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है प्लूरल इफ्यूज़न। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे सारे एग्ज़ाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आप लोग का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसमें भी आप लोग को मिल जाएगा। जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है GNM या BSc, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें जो रहेंगे नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये इसके कुछ तो इम्पोर्टेंट इसके थ्योरी पढ़ने के नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे और कौन से क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोग को एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। इसको हम लोगों ने ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग के काम चल जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ये हो जाएगा कि आप लोग का कुछ जितना ज़रूरी है उतना भी आप लोग के पास कंटेंट नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। तो प्लूरल इफ्यूज़न में बेसिकली क्या होता है कि ये जो आप लोग देख सकते हैं ये वाला चीज़, ये जो चीज़ है ये क्या है, प्लूरल स्पेस है, ठीक है। ये प्लूरल स्पेस है। इसी में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ब्लड हो या फिर फ्लूइड हो, ये सारी चीज़ यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नीचे आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है, यही जो चीज़ ये जो चीज़ क्या है, आप लोग का फ्लूइड यहाँ पे एकत्रित हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ब्लड का और फ्लूइड का जो जिसकी वजह से लंग्स का ऊपर चला गया है, उसको कंप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्लूरल इफ्यूज़न जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। तो प्लूरल तो हम आप लोगों को बता दिए कि प्लूरल का मतलब क्या होता है। जैसे कि प्लूरल जो होता है ये क्या है, प्लूरल एक कैपिटी है, ठीक है। प्लूरल स्पेस बोल सकते हैं आपको, प्लूरल स्पेस, ठीक है। तो इसी स्पेस में जो है फ्लूइड का कलेक्शन अगर हो जाता है तो उसी को बोला जाता है इफ्यूज़न। जो इफ्यूज़न जो होता है क्या होता है, इफ्यूज़न जो होता है आपका कोई भी फ्लूइड एकत्रित हो जाता है उसी को इफ्यूज़न बोलते हैं। तो वर्ड आप लोगों का क्लियर हो गया कि प्लूरल इफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। प्लूरल इफ्यूज़न मतलब प्लूरल कैविटी में, यानी ये जो कैविटी आप लोग देख रहे हैं इसी कैविटी में चाहे ब्लड हो या फिर फ्लूइड हो या फिर आपका चाइल्ड वगैरह जो भी होता है उसको भी यहाँ पे एकत्रित होने की वजह से प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक हम लोग यहाँ का इंट्रोडक्शन देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो वही चीज़ अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि फ्लूइड बिल्डअप फ्रॉम आइदर इंक्रीज प्रोडक्शन और इनएडिक्वेट रिमूवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली तो जो होता है यहाँ पे जो स्पेस होता है, जो प्लूरल कैविटी का जो स्पेस होता है वहाँ पे 5 से लेकर के 15 ml तक यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन होगा तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। तो उसमें घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, यानी उसमें लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जो आपका जो फ्लूइड जो रहता है 5 से लेकर के 15 ml, जो कि नॉर्मल माना जाता है। बट वहीं अगर 15 ml से एक्सीड कर जाए, यानी 15 ml से ज़्यादा अगर फ्लूइड हो जाए तो उसको आप लोग प्लूरल इफ्यूज़न बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड जो रहता है तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंक्रीज प्रोडक्शन या फिर इनएडिक्वेट रिमूवल। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा या फिर उसका रिमूवल प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये जो नॉर्मल जो लंग्स जो होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये जो चीज़ यहाँ से एक वेसल्स निकलते हैं जो कि क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ से निकलते हैं जो कि इसको ड्रेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो भी जो फ्लूइड रहता है उसको रिमूव रहता है लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा, ठीक है। बट उसी में अगर क्या हो जाए कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या फिर उसको रिमूवल होने में प्रॉब्लम आ जाए तो ये हो जाता है बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूज़न लीड कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, हम लोग डेफिनेशन देख लिए इसका। नेक्स्ट इसका अगर कॉज की हम लोग बात करें तो कॉज क्या क्या होते हैं। तो कॉज की अगर बात की जाए तो बेसिकली मेनली इसको दो हेडिंग में हम लोग देखेंगे, ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। तो इसमें ट्रांसुडेटिव में क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और लो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। क्या हो गया इसमें ट्रांसुडेटिव में, या तो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, या फिर जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है। इन दोनों की वजह से बेसिकली यहाँ पे मेनली दो ही प्रेशर यहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूज़न लीड करता है। तो इससे इसके एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, या फिर सिरोसिस जो लीवर डैमेज होने की वजह से सिरोसिस हो गया, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर हाइपोएल्बुमिनीमिया।
तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है और ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, सपोज डैट यहाँ पे क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। एक जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स, इसमें इसके अपोजिट में यहाँ पे इसके वाल पे क्या होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको बोल सकते हैं कि फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन वाल, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो फोर्स जो है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों कैसे बनता है, तो जो ब्लड वाल पे ब्लड के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसको आप लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अगर जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सपोज दैट कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया तो हार्ट तो पंप कर नहीं रहा है ब्लड को, तो ये क्या होगा फिर से, जैसे सपोज दैट आप लोगों को पता होगा सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, तो जो ब्लड लंग्स से जो है प्यूरिफाई होकर के आ रहे हैं हार्ट के पास, और हार्ट के पास पहले से ऑलरेडी ब्लड है, तो क्या कर रहे हैं कि ब्लड जो हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड रिवर्ट होगा, बैक होगा, और यहाँ पे इधर सपोज दैट यहाँ पे लंग्स है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे फ्लो तो नहीं हो रहा है, यानी हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ये से फिर बैक होकर के आएंगे वापस ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, जो कि प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, जो प्लूरल कैविटी था इधर, ये प्लूरल कैविटी जो था इसमें आकर के एकत्रित हो जाएंगे, यानी इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका प्लूरल एफ्यूजन लीड कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, अब हम लोग अभी क्या देखें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखे थे। तो ऐसे इसके वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से भी प्लूरल एफ्यूजन हो गया, ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। किसी को भी अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो आप लोग को वहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, 2 प्रेशर पढ़े थे। नेक्स्ट प्रेशर था डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर सॉरी तो इसमें ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो जाएगा, तभी भी हम लोग का क्या होगा कि इसके वजह से फिर भी प्लूरल एफ्यूजन हो जाएंगे। जिसकी में हम लोग का क्या हो रहा था, जैसे सपोज डेट इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये सपोज डेट क्या है, एक वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। इसमें क्या होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, तो आप लोग को पता है कि जो एल्बुमिन होता है वो क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को बनाए रखता है, ठीक है। तो एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो इसमें क्या होता है सपोज डेट, तो ये ऑनकोटिक प्रेशर, तो ये एल्बुमिन अगर कम रहेगा तो क्या होगा, सपोज डेट यहाँ पे बाहर में एल्बुमिन ज़्यादा है और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में एल्बुमिन क्या होते हैं, कम, सपोज डेट अगर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होगा कि फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम लो टू हाई सॉलिड कंसंट्रेशन। सपोज डेट ये ब्लड वेसल्स में सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है और बाहर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि फ्लूइड यहाँ से लीक कर गए, यानी वेसल से फ्लूइड लीक कर गए, और जिसकी वजह से कहाँ जाके एकत्रित हो गए, आपके जाकर लंग्स में एकत्रित हो गए, जिसकी वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल एफ्यूजन लीड कर जाएगा। बेसिकली इस किस में, जो सिरोसिस वाले कंडीशंस में ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा, यानी जिसमें लंग्स, जो लीवर्स में प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है, उसमें भी ये चीज़ देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या था, तो हम लोग का ट्रांसुडेटिव क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में क्या होता है कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, जैसे एग्जांपल इसका है निमोनिया हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, या वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। सपोज दैट ये अगर मान लेते हैं नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो है एबनॉर्मल है, यानी क्या हो गया, इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया। इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, यानी चौड़ी हो जाएगी, और उसमें क्या होगा कि इन्फ्लामेशन की वजह से जो लार्ज, मतलब बोल सकते हो कि लार्ज उसका स्पेस हो जाएगा, लार्ज। सपोज यहाँ पे पतला था, पतला हो गया यहाँ पे लार्ज स्पेस होने की वजह से, तो ये क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, यानी जो पतला हो जाएगा यहाँ पे, जब जो इन्फ्लामेशन होगी तो ये चीज़ यहाँ पे पतली हो जाएगी, यानी इसका जो लेयर जो है पतला हो जाएगा। इसकी वजह से ये क्या करेगा, अलाउ करेगा फ्लूइड को इधर से लीक आउट करने में, ठीक है।
इधर से फ्लूइड को लीक आउट करने में ही अलाउ करेगा, ठीक है, फ्लूइड हो जाएगा, या फिर प्रोटीन वगैरह को भी लीक आउट करने में ही अलाउ करेगा, जिसकी वजह से भी यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाता है कि कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सुडेटिव भी हम लोग समझ लिए। यहाँ पे एक्सुडेटिव में आप लोग देख सकते हैं निमोनिया में हो जाएगा, निमोनिया रहेगा तभी भी हो सकता है, कैंसर हो जाए, या फिर टीबी के में भी यहाँ पे एक्सुडेटिव टाइप का लीड कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो पहला क्या है, हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रो से आप लोग को पता है, हाइड्रो का मतलब आप लोग जानते हैं कि वाटर ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट इन प्लूरल कैविटी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोथोरैक्स लीड करेगा, यानी हाइड्रोथोरैक्स लीड करेगा। तो सीरस फ्लूइड बोले तो सीरस फ्लूइड का मतलब होता है वाटरी। सीरस मतलब क्या होता है, सीरस मतलब होता है वाटरी, वाटरी फ्लूइड, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सीरस मतलब वाटरी हो गया, और यहाँ पे नाम से ही क्लियर है हाइड्रोथोरैक्स। किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के पढ़िएगा तो इजीली आप लोग इसको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा और इसको एक एक बार देखिएगा तो समझ, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ों को लेंदी नहीं बनाया गया है, क्योंकि 1 से 2 बार पढ़ने में ईजिली इस चीज़ को आप लोग कैचअप कर लेंगे। नेक्स्ट है आप लोग का नेक्स्ट टाइप्स क्या है, हीमोथोरैक्स। तो हीमोथोरैक्स नाम से क्लियर है, हीम का मतलब होता है ब्लड और थोरैक्स मतलब थोरैक्स यानी थोरासिक कैविटी। तो ये नाम से क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेशन इन प्लूरल कैविटी, यानी ब्लड का जो है एक्यूमुलेट होना कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में, तो इसको हीमोथोरैक्स बोला जाएगा। 2 क्लियर हो गए। तीसरा जो है पायोथोरैक्स। पायो मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। आप लोग को याद करने का एक ट्रिक आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पायो से याद रखिएगा, पायो मतलब पस, पी से पायो आ रहा है, पी से पस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का हीम से आप लोग को पता है, हीम मतलब ब्लड होता है, तो क्या एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा। अब पायो मतलब यहाँ पे पस एक्यूमुलेट होगा। नेक्स्ट सीरस फ्लूइड बोलते हैं, या फिर इसको वहाँ से आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में, तो यहाँ पे हाइड्रो से याद रखिए। हाइड्रो मतलब आप लोग को पता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। तो हाइड्रोथोरैक्स में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी सीरस फ्लूइड बोलिए, फिर वाटरी फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग सीरस फ्लूइड बोल सकते हैं कि ये एक्यूमुलेट होगा तो हाइड्रोथोरैक्स होगा। इसको इजीली आप लोग याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है 4th नंबर पे चाइलोथोरैक्स। यहाँ पे आप लोग को बस एक चीज़ याद रखना है, चाइल्ड यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड का ही एक्यूमुलेशन यहाँ पे होता है, और चाइल्ड क्या होता है, एक लिम्फेटिक फ्लूइड को ही क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। इज अ मिल्की बॉडीली फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिम्फ एंड इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। इट रिजल्ट फ्रॉम लिम्फेटिक फ्लूइड, यानी चाइल्ड का एक्यूमुलेशन के वजह से ये क्या होता है, चाइलोथोरैक्स लीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग बात करेंगे कि इसका साइन एंड सिम्टम की अगर बात किया जाए कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, तो पहला हो जाएगा प्लूराइटिक चेस्ट पेन। प्लूराइटिक चेस्ट पेन, तो इसमें प्लूराइटिक चेस्ट पेन आप लोग समझ सकते हैं कि जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के, जो प्लूराइटिक का मतलब बोल सकते हो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो पेन होगा, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में पेन होगा, ठीक है। यानी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में सीवियर, सडन और एक्सट्रीमली पेन होगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्लूराइटिक चेस्ट पेन बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपको पता है कि वहाँ पे स्वेलिंग हो रखा है, मतलब वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, और इंस्पायरेशन करेंगे तो फिर लंग्स को भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए उसको इन्फ्लेट होने के लिए। तो इसकी वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो जाता है, पेन होता है। तो यही है प्लूराइटिक चेस्ट पेन। और ख़ास करके जब होगा, जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी ब्रीदिंग के दौरान आपका जो पेन होगा, उसी को बोलते हैं प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पनिया। डिस्पनिया आप लोग को क्या होता है, डिस्पनिया डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि जब लंग्स प्रॉपरली जब एक्सपेंड नहीं करेगा तो आप लोग को वहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, ब्रीदिंग में। नेक्स्ट क्या है, नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ नाम से ही क्लियर है कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है। एक प्रोडक्टिव कफ होता है, यानी जो बलगम बाहर निकलता है, मतलब कफ करने पे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। और जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता था क्या हम बताए थे,
यहाँ पे फिर से बता देते हैं, ये जो अगर सपोज दैट ये लंग्स है तो इसके साइड में जो था वो क्या था, प्लूरल कैविटी था, यानी प्लूरल स्पेस था। तो फ्लूइड कहाँ एकत्रित हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो इससे लंग्स से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, मतलब उसमें जा नहीं रहा है। मतलब सपोज दैट यहाँ से अगर ट्रैकिया आ रहा है तो ट्रैकिया यहाँ पे आएगा ना, ट्रैकिया यहाँ पे आएगा। तो ये फ्लूइड यहाँ नहीं जाता है, ये इसी में रहता है, ठीक है, इसी में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज़ वहाँ पे नहीं जाता, ट्रैकिया के द्वारा बाहर, माउथ के द्वारा बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है। इसी की वजह से क्या बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, ट्रैकियल डेविएशन। ट्रैकियल डेविएशन फिर वही बात क्या हो गया यहाँ पे, सपोज दैट फिर से बता देते हैं आप लोग को। ट्रैकियल डेविएशन ये सपोज दैट आपका ट्रैकिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लंग्स है, और सपोज दैट ये नॉर्मल है। अगर ये चीज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ पे सट गया ना ट्रैकिया में जा करके, तो ये ट्रैकिया को डाइवर्ट कर देगा, यानी ये चीज़ फिर ऐसे हो जाएगी, ट्रैकिया क्या हो जाएगी, ये डेविएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, ट्रैकियल डेविएशन होगा। ये जो साइनल सिम्टम है बहुत ही कंसाइज में हमने लिया है, कि ताकि इतना चीज़ आपको तो याद होना ही होना चाहिए। ये जो 4 सिम्टम है आप लोग को 110% याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये इसका बेसिक फीचर है और ये चीज़ होती ही होती है इसमें। इतना भी आप लोग यहाँ पे 4 भी आप लोग को याद है तो बहुत ही है, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मतलब कैसे आप लोग डायग्नोसिस इसका बनाओगे। तो यहाँ पे पहला है चेस्ट रेडियोग्राफी में आप लोग यहाँ पे एक्सरे बोल सकते हो, कि यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा कि हाँ वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है। या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी विद थोरैक्स का अल्ट्रासोनो यानी थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। सीटी स्कैन भी हम लोग यहाँ पे करके देख सकते हैं कि यहाँ पे वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। नेक्स्ट जो होता है ये थोरासिंथेसिस, ठीक है। थोरासिंथेसिस जो होता है उसमें नीडल के द्वारा जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ रहता है उसी को निकाला जाता है, ठीक है। तो सर थोरासिंथेसिस क्या है, एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी आएगा और ट्रीटमेंट में भी आएगा, क्योंकि थोरासिंथेसिस में क्या होता है आप लोग उसको रूल आउट कर पाओगे, यानी जब भी फ्लूइड निकालोगे तो पता चल जाएगा लैब में भेजने के बाद कि क्या उसका एग्जैक्ट कॉज है, कहीं न्यूमोनिया वगैरह तो नहीं हुआ है, फ्लूइड है तो कैसा फ्लूइड है, वो सारी चीज़ को रूल आउट करने में भी थोरासिंथेसिस हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया कि डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज हो गया। और वहीं यानी अमाउंट अगर कम निकालोगे यानी लैब में भेजने के लिए तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ में आ गया। वहीं अगर ट्रीटमेंट में कैसे आएगा कि आप लोग रूल आउट करने के बाद थोरासिंथेसिस यानी फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में निकाल रहे हैं, ताकि उसमें क्या हो रहा है, जैसे फ्लूइड ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए, ताकि डिस्पनिया वगैरह ना हो, या फिर उसको ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं, तो तभी भी थोरासिंथेसिस किया जाता है। बट ये है कि जब डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए करेंगे तो कम अमाउंट में निकालेंगे, और जब उसको ट्रीटमेंट में करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें हम, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पहले तो क्या करना है, ट्रीट अंडरलाइंग डिजीज़। सपोज दैट मान लेते हैं कि हम लोग पहले पढ़े थे क्या था, हो रहा था कि जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो जब तक आप थोरासिंथेसिस करके या फिर जो भी करके आप लोग उसको प्लूरल एफ्यूजन को ट्रीट कीजिएगा, फिर से आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि ये मेन कॉज क्या है, हम लोग कॉज को ट्रीट नहीं करके आपको सिम्टम को ट्रीट करना है, तो फिर से हो जाएगा। तो पहले आपको कॉज को पता करना है, डिजीज़ क्या है, उसको पहले ट्रीटमेंट करते हुए उसको साथ में ट्रीट किया जाएगा, तभी जा कर के दोनों को क्लियरली उसका बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थोरासिंथेसिस। वहीं हमने बताया कि जो फ्लूइड या फिर जो भी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रखा है उसको निकालने के लिए थोरासिंथेसिस करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट में भी आ गया। और नेक्स्ट है क्या कि डायूरेटिक देंगे या फिर सोडियम रेस्ट्रिक्शन देंगे। सपोज दैट ये जो दोनों हैं अब लोग मेनली, ये दोनों ये किस में मेनली यूज होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे हार्ट फेलियर हो रखा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट ज़्यादा हो रखा है, तो डायूरेटिक देंगे तो बॉडी से फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, फिर बैक फ्लो करके लंग्स में नहीं जाएगा, तो डायूरेटिक देंगे उसके लिए। और सोडियम का रेस्ट्रिक्शन भी करेंगे ताकि और फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो पाए, ठीक है, सॉरी। तो ये रहा
हम लोग का। तो ये जो सोडियम रेस्ट्रिक्शन और डायूरेटिक यहाँ पे हम लोग दे रखे थे, ताकि किसके लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है आपका एल्बुमिन। एल्बुमिन आपको पता है क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाली चीज़ है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि सपोज दैट हम लोग को जैसे पढ़े थे कॉज में कि सिरोसिस हो रखा है, सिरोसिस अगर लीवर सिरोसिस हो रखा है तो एल्बुमिन प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा नहीं, क्योंकि एल्बुमिन वहीं से प्रोडक्शन होता है उसका, लीवर से ही। तो क्या होगा कि और अगर एल्बुमिन नहीं रहेगा, एल्बुमिन प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, ऑनकोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा। अब भाई हम लोग उसको एग्जांपल के द्वारा पढ़े थे कि जो ब्लड वेसल से क्या होंगे, फ्लूइड मूव्स करेंगे फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में, ठीक है। एल्बुमिन का भी आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ भी एल्बुमिन भी लगाएंगे किस वाले केस में, कि अगर सिरोसिस की वजह से अगर प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है उसमें, ठीक है, ताकि फ्लूइड को फिर से खींच करके उसको ब्लड वेसल्स में ही रखे, बाहर ना जाने दे, ठीक है। तो ये थी हम लोग की बहुत ही कंसाइज वे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं प्लूरल एफ्यूजन को। और ऐसे भी प्लूरल एफ्यूजन क्या है, एक छोटा ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो रहेगा हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू करेंगे कि एमसीक्यू यहाँ पे जो कुछ कंटेंट अगर छूटे भी होंगे तो यहाँ पे एमसीक्यू में हम लोग कवर अप कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो भी कोई डाउट है आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो भी लोग इस बार नॉर्थ सेट में नहीं निकले हैं, अगले बार फिर नॉर्थ सेट आने वाला है, आप लोग प्रिपेयर कीजिए, उसमें आप लोग का एकदम हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।